हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक पर, ठीक है ना। तो आज हम ना एक राइट पर बात करेंगे, ठीक है ना। जी हाँ, आज हम एक राइट पर बात करने वाले जो है चुप रहने का अधिकार। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी क्या होता है, एक अधिकार होता है। क्या होता है? चुप रहने का अधिकार, यानी कि राइट टू साइलेंस, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर राइट टू साइलेंस होता क्या है, फिर बात करेंगे संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी, फिर बात करेंगे इंपोर्टेंट केस के बारे में। केस का मतलब यहाँ पर ये है कि क्या होता है कि जब कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जाता है, तो वहां पर जो जजेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देते हैं, डिसीजन देते हैं। तो उसी डिसीजन को आज हम बात करने वाले हैं। उस पर एक डिसीजन, यानी कि एक डिसीजन निकल कर आया था, जिसको लेकर के राइट टू साइलेंस को लेकर के उस पर बात करेंगे, आखिर वो केस कौन सा था। फिर बात करेंगे इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के बारे में, ठीक है ना। हालांकि तो आप बिल्कुल जाने जाओगे जब पता लग जाएगा इसके बारे में। तो चुप रहने का अधिकार क्या, उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक। तो अब समझ लेते हैं कि आखिर चुप रहने का अधिकार होता क्या है, ठीक है। इस पर बात करते हैं। देखो, जो चुप रहने का अधिकार है एक कानूनी अधिकार है। क्या है? एक कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को पुलिस या जांच एजेंसियों द्वारा, जो किसी भी व्यक्ति को पुलिस या जांच एजेंसी द्वारा किए गए सवालों के जवाब न देने का अधिकार देता है, ठीक है ना। कहने का मतलब समझिए कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसको पुलिस द्वारा या किसी भी जांच एजेंसी द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति के पास यह राइट होता है कि वह जांच एजेंसी द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं, पुलिस द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो उनका जवाब न देने का अधिकार होता है किसके पास? उस व्यक्ति के पास में, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि उसके सवालों का जवाब क्या दे, नहीं भी दे सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो पुलिस जो सवाल जवाब उससे पूछ रही है वो उनके क्या दे, जवाब दे, क्योंकि हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो हम उनके सवाल जवाब नहीं दे सकते, उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो चुप रहने का अधिकार बस यही है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी अरेस्ट कर लेती है, तो उस व्यक्ति के पास ये राइट होता है कि वह जांच एजेंसियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दे सकता है, यानी कि न देने का अधिकार होता है उसके पास में, ठीक है ना। जरूर नहीं कि वो दे उसको। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो अभी जान ले कि क्या होता है चुप रहने का अधिकार। देखो, चुप रहने के अधिकार का अगर हम बात करें, जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी व्यक्ति से जबरदस्ती उसके खिलाफ गवाही तो नहीं दी जा रही है। कहने का मतलब ये है किसी भी व्यक्ति से ऐसा ना हो कि उससे क्या किया दबाव में आकर के वो व्यक्ति क्या कर रहा हो, अपने खिलाफ ही गवाही दे रहा हो। ये सुनिश्चित करना होता है, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ जबरदस्ती तरीके से वो अपने खिलाफ गवाही देने के लिए उसको मजबूर तो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये होता है इसका क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी ये जान लिया है हमने, ठीक है। इसके बारे में और जानेंगे। अब बात करते हैं आखिर इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, ठीक है। संवैधानिक स्थिति क्या हो सकती है इसकी, ठीक है, ये बात करने वाले हैं। तो संवैधानिक स्थिति का मतलब ये है कि आखिर राइट टू साइलेंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर कहां पर देखने को मिलता है, कहां पर इसका प्रावधान है, ठीक है। अब समझते हैं। तो संविधान के अंदर क्या है, आपने बिल्कुल फंडामेंटल राइट को पढ़ा होगा। तो संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 20, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? 20। इस आर्टिकल 20 का एक सब क्लॉज है, क्या है? सब क्लॉज 3, ठीक है। तो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 के अंदर चुप रहने के अधिकार का प्रोविजन देखने को मिलता है, प्रावधान देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसकी संवैधानिक स्थिति क्या? संवैधानिक स्थिति ये हुई कि फंडामेंटल राइट के अंदर एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3, जो क्या बताता है, राइट टू साइलेंस के बारे में बताता है। वहां पर इसका प्रोविजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है, ठीक है ना, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो जांच एजेंसियां होती है, जो पुलिस होती है, वो किसी भी आरोपी से, किसी भी व्यक्ति से क्या करती है, जबरदस्ती उससे ये उगलवाने की कोशिश करती है कि हाँ, तुमने ये क्या किया है, मतलब तुमने जुर्म किया है, ठीक है ना। मिसयूज करती है पुलिस अपनी पावर का। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति के पास कोई निर्दोष व्यक्ति हो और उसको भी क्या मिल जाए, सजा मिल जाए। तो इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर ये प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इसकी संवैधानिक स्थिति क्या हुई कि फंडामेंटल राइट के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 20, उसका सब क्लॉज 3 के अंदर इसका प्रावधान देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 कहता क्या है, ठीक है, ये बता दें। अब समझते हैं कि आखिर इसको लेकर इंपोर्टेंट केस क्या है, जजमेंट क्या है इसको लेकर के। देखो, वैसे तो इस राइट टू साइलेंस को लेकर के बहुत सारे केस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनमें जो सबसे इंपोर्टेंट केस माना जाता है वो माना जाता है नंदिनी, किसका एक केस है, ठीक है ना, नंदिनी, ठीक है। मैं लिखता हूं उस केस को,
उस केस का नाम है नंदिनी सतपथी, सही से लिख देता हूं, नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल डाना। क्या है? पीएल डाना, ठीक है ना। नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल डाना, ये कब का केस है? ये है 1978 का केस। कब का केस है? 1978 का केस है, ठीक है। अब आखिर इस केस के अंदर हुआ क्या है, यानी कि मामला क्या था, आखिर ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज्यादा क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंदिनी सत्यपति है, ये क्या है? सीएम थी। ये किसकी? पूर्व सीएम थी। किसकी? उड़ीसा की। उड़ीसा की पूर्व सीएम क्या सीएम रह चुकी है, ठीक है। अगर बात करेंगे तो इन पर आरोप लगा था भ्रष्टाचार का। किसका आरोप लगा था? भ्रष्टाचार का। तो जब इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो इन पर क्या हुई? कानूनी कार्रवाई होना स्टार्ट हो गई। तो जब पुलिस या जांच एजेंसी है इनसे सवाल जवाब कर रही थी, इनसे सवाल कर रही थी, तो इन्होंने इनसे क्या कर रही थी? सवाल कर रही थी। तो इन्होंने उनके सवालों के जवाब देने से मना कर दिया। और किस चीज का हवाला दिया? उन्होंने हवाला दिया किसका? राइट टू साइलेंस। यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे पास राइट टू साइलेंस है, मेरे पास चुप रहने का अधिकार है, जो मेरा क्या है? फंडामेंटल राइट है। जरूरी नहीं है कि मैं आपके सवाल के जवाब दूं, ठीक है। इतनी बात हो गई। वैसे तो जवाब देने पड़ते उसे, अब कुछ और तरीकों से, वो अलग मुद्दा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसका दिया? नंदिनी सत्यपति ने, जो सीएम थी उड़ीसा की, उसने किसका हवाला दिया? चुप रहने के अधिकार, यानी कि राइट टू साइलेंस, यानी कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं चुप रह सकती हूँ, आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकती हूँ। किसने कहा? ये कहा किसने? नंदिनी सत्यपति ने, ठीक है। चलो मामला धीरे धीरे चलता है और ये मामला पहुंच जाता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला पहुंचता है, सुनवाई होती है, तो उसमें क्या होता है? फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर, यानी कि इस वाले केस पर निर्णय लेता है। क्या लेता है? डिसीजन लेता है। डिसीजन क्या लिया? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया और उसने इसके अंदर क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल, किसको? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया तो उसने क्या किया? उसने भी हवाला दिया किसका? आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 का, यानी कि उसने इसको सही ठहराया और उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को, क्या कहा उसने? किसी भी व्यक्ति, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ जबरन गवाही देने के लिए क्या बाध्य नहीं किया जा सकता है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये उसका क्या है? फंडामेंटल राइट है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? उसकी बात क्या निकली यहाँ पर? सही निकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी आरोपी से आप जबरदस्ती ये नहीं उगलवा सकते हो कि हाँ उसी ने क्या किया है? दोष किया है, ठीक है ना। वो अलग मैटर है। आप क्या करो? आप एविडेंस क्या करो? यहाँ पर इकट्ठे करो, तब जाकर के सिद्ध करो ना कि वो दोषी है। की बात हो गई, ठीक है ना। चलो, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया यहाँ पर? आर्टिकल 21 को सही ठहराया है, यानी कि नंदिनी की बात को यहाँ पर क्या कह दिया? सही ठहराया गया कि ठीक है, चुप रही थी वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी। ये बात कही थी कि अगर कोई भी व्यक्ति है, आपने क्या कर रखा है? उसको अरेस्ट कर रखा है, तो आप उसके साथ में ना तो उसका शारीरिक, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का उत्पीड़न नहीं कर सकते आप, यानी कि उसको आप मजबूर नहीं कर सकते हो कि आप उसको क्या दो? गवाही के लिए क्या मजबूर करो, ठीक है। शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी उसका उत्पीड़न नहीं करना है, ठीक है। ये असंवैधानिक हो जाएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। आप समझते हैं कि अब एक चीज और बात यहाँ पर कही थी उन्होंने ये भी कहा था यहाँ पर इसी केस में, ये भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति है और उसे लगता है कि हाँ यार, अगर मैं गवाही दूंगा, यानी कि मैं अपने खिलाफ बोलूंगा, तो मैं इसमें फंस जाऊंगा। उसने कहा कि अगर किसी को लगता है कि अगर वो चुप रहने से वो बचने का मतलब ये है कि या अगर गवाही देने से उसे ऐसा लगता है कि मैं फंस जाऊंगा, तो उसके लिए चुप रहना भी सही है, मतलब वो चुप रह सकता है। इस केस में बोल दिया था। कौन से केस में? नंदिनी सत्यपति वर्सेस पीएल डानी केस में, ठीक है। 1978 का केस था, ठीक है। तो इतनी बात हो गई केस पर। अब समझ लेते क्या इसके सकारात्मक ना। देखो, सकारात्मक तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। सकारात्मक यहाँ पर क्या है? बहुत सारे कि हमें क्या दे रहा है? फंडामेंटल राइट की क्या कर रहा है? सुरक्षा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर न्यायिक जो निष्पक्षता है, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ला रहा है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि किसी को भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल गवाही के आधार पर इसको क्या कर रहे हो? आप उसको दोषी ठहराए हो, उसको सजा दे रहे हो। यहाँ पर क्या करो? एविडेंस भी इकट्ठा करो। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है सकारात्मक के अंदर, लेकिन नकारात्मक पक्ष भी हो सकते हैं इसके। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्या एक वर्ड यूज में लाया जाता है, ठीक है। वो वर्ड है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड यूज में लाया जाता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या वर्ड है वो? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं अरे यार बहुत सारे वर्ड हैं इसके, तो चलो लिख देते हैं, आत्मभ्रष्टता। क्या बोलते हैं इसको? आत्मभ्रष्टता बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आत्मभ्रष्टता। तो कहने का मतलब ये है कि जो राइट टू साइलेंस है वो हमारी क्या करता है?
इसकी इसे प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है? आत्म भ्रष्टा का मतलब ये है कि जैसे हमें अरेस्ट कर रखा है, ठीक है ना, और हमसे सवाल जवाब पूरे पूछे जा रहे हैं, हमसे जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, वो ये कुछ गलत मतलब हमसे हमारे दोस्त को बोलने के लिए बोल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि जब वो हमसे जबरदस्ती क्या बोलते हैं, हमसे कुछ चीजें क्या करते हैं, उगलवाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आकर के दबाव में आकर के हम कुछ गलत बोल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में हमारी जो गरिमा है, हमारी जो डिग्निटी है, उस पर क्या होता है? ठेस पहुंचती है, ठीक है। तो उस पर ठेस ना पहुंचे तो उसके लिए क्या किया गया है? राइट टू साइलेंस को लाया गया है, ठीक है ना। सेल्फ इनक्रिमिनेशन यानी किसी की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, उससे झूठ ना बुलवाया जाए, तो ये सब चीजें क्या होती है? तो ये वाला वर्ड था जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको लेकर के वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब किस पर आते हैं? नकारात्मक पक्ष पर आ जाते हैं। आखिर नकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं? तो अब समझ लेते हैं क्या है? अब समझ लेते हैं कि आखिर नकारात्मक पक्ष क्या है? चुप रहने के अधिकार के, राइट टू साइलेंस के नकारात्मक पक्ष क्या होते हैं? यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज का कुछ ना कुछ क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ऐसे ही इसके भी क्या है? नकारात्मक पक्ष है, ठीक है। वो नकारात्मक पक्ष क्या है? पहला अगर देखें हम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया, पहला है जांच प्रक्रिया में बाधा, ठीक है ना। जांच प्रक्रिया में बाधा यानी कि कभी कभी क्या होता है, किसी दोषी को पकड़ लिया गया है, ठीक है, और वो कुछ बोले ना, चुप है, ठीक है। अगर वो चुप रहेगा तो जो वहां से चीजें निकल कर आनी चाहिए, यानी कि जो सच्चाई निकल कर आनी चाहिए, वो सच्चाई निकल कर नहीं आ पाती है। और जब सच्चाई निकल कर नहीं आ पाती है तो न्यायिक प्रक्रिया जो होती है, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। और जब न्यायिक प्रक्रिया धीमी हो जाती है तो वहां से रिजल्ट निकल कर नहीं आता है, ठीक है ना। तो क्या होगा? जांच प्रक्रिया में बाधा होगी। कोई व्यक्ति चुप है, कुछ भी बोल नहीं रहा, तो कैसे पता लगेगा कि हाँ इसने ये कुछ किया है? कैसे हम उस तह तक पहुंच पाएंगे कि क्राइम का सही दोषी कौन है? तो ये भी सही है। तो जांच प्रक्रिया में बाधा भी हो सकती है। दूसरा अगर हम बात करें समाज में दोषी व्यक्ति का छूट जाना, कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या होता है, चुप है, उसे पता है अपने राइट का कि राइट टू साइलेंस मेरा फंडामेंटल राइट है, कोई मुझे छेड़ ही नहीं सकता है। तो इसका क्या करेगा? वो मिस यूज करेगा, इस राइट का क्या करेगा? मिस यूज करेगा, और वो बच जाएगा किससे? कानूनी प्रक्रिया से बच जाएगा, और फिर क्या होगा? छूट जाएगा। तो समाज में दोषी व्यक्ति छूट जाता है इसको लेकर के, जिसे पता है कि राइट टू साइलेंस, चुप रहने का मेरा अधिकार है, तो वो इसको बेस बना करके क्या हो जाता है? वो न्याय जो क्या होती है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, उससे छूट जाता है, ठीक है। ये हुआ है। तो दूसरा संदेह पैदा होना, ठीक है, संदेह पैदा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति चुप है, यानी कि क्या करे, जांच एजेंसी उससे कुछ पूछ रहे हो, चुप है, तो कहने का मतलब यह कभी चुप रहना बहुत खतरनाक होता है। उससे क्या होता है? शक हो जाता है। शक कैसा होगा कि ये तो व्यक्ति चुप ही है, इसका मतलब ये क्या है? दोषी है, क्योंकि तभी तो कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। और जब ऐसा होगा कि वो चुप रहेगा तो इससे क्या होगा? जो आरोपी होगा, जो अरेस्ट कर रखा है उसने, वो क्या होगा? वो कहने का मतलब वो कमजोर, उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। उसकी स्थिति जब कमजोर हो जाएगी, जब बोल ही नहीं रहा है कुछ वो, ठीक है, कुछ बातों को रख ही नहीं रहा है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? कम होगी, कमजोर होगी। जब उसकी स्थिति कमजोर होगी तो जनता के अंदर इसका गलत मैसेज जाता है, ठीक है। क्या जाएगा? गलत अवधारणा क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है उसको लेकर के, ठीक है ना। दूसरी बात अगर बात करें साक्ष्य कमी, यानी कि यहाँ पर क्या है? साक्ष्य कमी है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एविडेंस की कमी हो जाती है। यहाँ पर कोई व्यक्ति चुप है तो कैसे जज एजेंसी आप पता करेगी कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सही जो क्राइम तक नहीं पहुंच पाएगी, कौन? जांच एजेंसी है, क्योंकि वो चुप है, कुछ बता ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर भी क्या होगा? यहाँ पर जो जांच एजेंसियां होगी उनकी कहने का मतलब ये है कि जब वो जांच कर रही होती है तो उसमें उलझने पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? जो न्याय मिलने में क्या हो जाएगी? देरी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, नकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपने एक बात और बता देता हूं कि आपने नाम सुना होगा नार्को टेस्ट, ठीक है, सुना होगा नार्को टेस्ट, ठीक है। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग होती है। तो इनके जरिए क्या होता है? इनके जरिए ये होता है कि जो व्यक्ति होते हैं ना, उनसे जो भी, जैसे अभी आपने सुना होगा अभी जो रेप केस चल रहा है उसके अंदर क्या है? उसका नार्को टेस्ट भी हुआ है, ठीक है ना, पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो रहा है उसका, ठीक है ना। तो सभी मतलब केसों को देखा गया यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में क्या है? तो उससे ना मतलब क्या आने का मतलब ये है, उससे सच्चाई को उगलवाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि उसकी बिन क्या बोलते हैं, जबरदस्ती, या कैसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट होते हैं, ब्रेन मैपिंग होता है, ठीक है, ये जो ऐसे टेस्ट होते हैं या ऐसे इस प्रकार के कोई से भी टेस्ट होते हैं, तो यहाँ पर ये भी मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2010 की बात है, सेल्वी बनाम शायद कर्नाटक केस था वो 2010 का। उसके अंदर भी ये चीजें निकल कर आई थी। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट करते हो, ये जो आप क्या करते हो, ब्रेन मैपिंग करते हो, ये भी क्या है? ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है?
आर्टिकल 23 का जो सब क्लोज है उसका क्या कर रहा है, वोलेशन कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि वो चीज वहां से निकल कर आई थी, लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था कि हाँ, जब आप किसी का पॉलीग्राफ टेस्ट करते हो तो ये तो क्या है, कहीं ना कहीं इस राइट का क्या हो रहा है, वोलेशन हो रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ आप ठीक बोल रहे हो कि इसका क्या हो रहा है, वोलेशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने वहां से क्या किया था, वहां से एक निर्णय दिया था। निर्णय ये दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो दोषी है और अगर आप उसका क्या करवाना चाहते हो, पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहते हो या आप नार्को टेस्ट कराना चाहते हो, तो उसकी बिना परमिशन के आप नहीं करा सकते हो। यदि उसकी परमिशन होगी तो आप उसका क्या करा सकते हो, ये वाले टेस्ट करा सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल हमने देख लिया सब चीजें चुप रहने के, हालांकि ये तो था और भी हमने बातें कर ली है। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपकी बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।